हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एलन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग भी अपनी पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे और पिछली कक्षा में जैसा कि मैंने आप लोगों के सिलेबस पर डिस्कस किया था, सिलेबस को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। अब आज की कक्षा से हम अपने सिलेबस पर आगे बढ़ेंगे और आज आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आवाज़ पर बात करेंगे। आपके सिलेबस में आपका आवाज़ और प्रसार शिक्षा दो सेक्शंस हैं आपके, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। एक सेक्शन में आपके आवाज़ से संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं, दूसरे में प्रसार शिक्षा को बताया गया है। तो आज पहले सेक्शन के इस फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को आवाज़ के बारे में बताऊंगी कि आवाज़ क्या है। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अपने आवाज़ को अपने घर के नाम से संबोधित करते हैं। हमारा घर ही हमारा क्या है? आवाज़ है। लेकिन अगर उसको थोड़ा एनालाइज करके, थोड़ा सा उसका विश्लेषण करके अगर हम देखते हैं तो हमारा घर और मकान, ये दो शब्दों में बड़ा अंतर आ जाता है। एक मकान, घर तब बनता है जब परिवार के लोग एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंधों से जुड़ते हुए एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंधों के समृद्ध व्यवहार को निभाते हैं, तब वह मकान घर बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में मैंने बताया भी है, आवास या घर रहने का एक ऐसा स्थान है जिसमें पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। अब पारिवारिक जीवन का वातावरण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग परिवार में हैं, माता पिता, उनके बच्चे, वो सभी एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करें कि एक दूसरे की प्रसन्नता का ध्यान रखें, एक दूसरे की आवश्यकता का ध्यान रखें और एक दूसरे के साथ संवेगों के माध्यम से भी जुड़े हों, एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़े हों। उसे ही घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण कहते हैं। वैसे तो हम लोगों को पता है कि संपूर्ण सृष्टि में या हमारी पृथ्वी पर अगर हम कहें कि इस पारिवारिक जीवन का आविर्भाव जो है वो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के उत्थान के समय से ही प्रारंभ हो पाया है, क्योंकि समाज की जो प्राथमिक इकाई है वो हमारा घर ही होता है। एक घर ही समाज का निर्माण करता है। एक घर दूसरे घर के लोगों से मिलकर के एक मोहल्ला, टोला, गांव, क्षेत्र बनाता है, फिर वही समाज बन जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि घर में पारिवारिक जीवन जीते हुए व्यक्ति एक समाज का हिस्सा बन जाता है और समाज ही संस्कृति और सभ्यता के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका मतलब है कि परिवार भी सभ्यता और संस्कृति के द्वारा ही नियंत्रित है। इसकी जो आप देखेंगे कि उत्पत्ति हुई है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि प्राचीन समय में जब हमारे एंसेस्टर्स यानी जो हमारे पूर्वज रहे, जब वे लोग अकेले अकेले निवास करते थे और कंदमूल फल खा करके और फलों को खा करके अपना जीवन जीते थे, जब वो हंटरर्स एंड गैदरर्स थे, यानी कि जब वो शिकारी और इकट्ठा करने वाले हुआ करते थे, तो वे लोग अकेले अकेले अपना जीवन जिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से अपने जीवन में स्थायित्व लेकर के तब आ पाए जब उन लोगों ने पशुपालन प्रारंभ किया। पहले क्या होता था? पहले जो व्यक्ति हुआ करते थे वो पेड़ों पर निवास करते थे, घर तो था नहीं। धीरे धीरे जब वो पेड़ पे रहते थे, बारिश के मौसम में भी उनको सुरक्षा नहीं मिलती थी, धूप में भी सुरक्षा नहीं मिलती थी, छत कह रही हूँ, आप ठंड में देखिए, ठंड में भी उनको सुरक्षा नहीं मिलती थी।
उनका शरीर जो है उन सभी प्राकृतिक पर्यावरण में अनुकूलन नहीं कर पाता था और तमाम समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था। ऊपर से पेट भी नहीं भर रहा था। भाई एक मौसम में एक स्थान पर एक ही प्रकार के फल होंगे और जितने लोग थे उसको खा करके अपना पेट भर ले रहे थे, तो भाई उनके खत्म होने के बाद अब दूसरा नया फल आने में टाइम तो लगेगा ना। ऐसे में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने की जो व्यवस्था थी उसमें वो चल रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ होगा, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि प्रमाण भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, जो कुछ भी हमें मिला है खुदाई के द्वारा, वो ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे पूर्वज थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर के अपना पेट पालन किया करते थे और उनके जीवन में कोई स्थायित्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो लोग जो है अपना पेट पालने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि पहले तो फल खा करके पेट भरा, उनसे भी नहीं भरा तो उन लोगों ने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब जानवरों का शिकार करते थे तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े जानवरों को मार दिया करते थे और कभी कभी अकेले होने के नाते खूंखार जानवरों से उनका सामना हो जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे में कुछ लोगों ने उपाय किया होगा कि एक बड़े जानवर को मारने के लिए अगर कई लोग साथ मिल करके उसका शिकार करते हैं तो एक साथ उस जो शिकार किया गया जानवर है उसके मांस का मिसयूज भी नहीं होगा, वो बर्बाद भी नहीं होगा और काफ़ी लोगों का पेट भी भरेगा और हम सभी लोग उससे लड़ सकने में सक्षम भी हो पाएंगे। तो जब एक साथ रहना उन लोगों ने शुरू किया तो ऐसे में गुट बनाकर या झुंड बनाकर रहने लगे। जब झुंड बनाकर रहने लगे तो उन लोगों को धीरे धीरे गाय और बकरी जैसे जानवरों से भी उनका सामना हुआ। इन लोगों ने उससे देखा कि उनके बच्चे जो हैं उनके थन से निकल रहे हैं, दूध का सेवन कर रहे हैं, तो उनके मस्तिष्क में आया होगा कि क्यों नहीं इनका पालन हम करें, इनको एक जगह बांध के रखें और इनसे निकलने वाले दूध को हम प्रतिदिन ग्रहण करें, जिससे हमारा काम भी चलता रहेगा और एक विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ भी हमें मिल रहा है। तो ऐसे में पशुपालन प्रारंभ हुआ और एक साथ झुंड में रहना प्रारंभ हुआ। जब पशुपालन प्रारंभ हुआ तो पशु को खिलाने के लिए चारे की व्यवस्था भी की जाने लगी। झुंड में जाते थे और अपने भोजन के साथ साथ उस जानवर के भोजन की भी व्यवस्था के लिए घास फूस लेकर आने लगे। ऐसे में कहा जाता है कि उसी में कभी उन्हें गेहूं और धान की जो बीज होते हैं उनकी प्राप्ति हुई। उन बीजों का पृथ्वी पर गिरना और फिर एक समय के बाद उनका प्रस्फुटित होकर के एक नए पौधे के रूप में जन्म लेना। चूंकि पशु साथ में पाल रखा है इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते थे, क्योंकि रोज लेकर के पशुओं को घूमना संभव नहीं था। तो ऐसे में वो एक स्थान पर रुकने लगे तो घास फूस से निर्मित झुग्गी झोपड़ी बनाना शुरू किया। झुग्गी झोपड़ी बनाई, पशुपालन किया और फिर धीरे धीरे जो अनाज का उत्पादन है, खेती है, उसको शुरू कर दिया गया। जब अनाज की खेती शुरू कर दी गई तो एक जगह उनको स्थायित्व मिल गया। अब एक जगह रहने लगे, सुरक्षा में रहने लगे। तो अब उन्हें उनका जो घर था वो केवल जो घास फूस से ऐसे केवल ढक करके था, उसमें मॉडिफिकेशन आने लगा, उसमें थोड़ा सा विकास होने लगा और धीरे धीरे उसको जो है घास फूस से बनने वाली जो झोपड़ी होती है उसके रूप में उसका आविर्भाव हुआ। अब वहाँ उस झुग्गी झोपड़ी से लेकर के आज आपके इस गगनचुंबी इमारतों तक का जो सफ़र है ना, वो बहुत लंबे समय में पूरा हुआ है। एक दो दिन की कहानी ये नहीं है और ना ही मैं प्रतिदिन को एकदम आंखों देखी आपको सुना सकती हूँ, क्योंकि हम भी इन सारी बातों को सुनी सुनाई और कुछ जो हमारी खुदाई से प्राप्त जो हमारे साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही हम इन सारी बातों को बताते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ से एक घर का प्रारंभ हुआ और जब लोग एक साथ एक झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे तो उनके बीच जो आत्मीयता थी, जो व्यवहार था, जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसका जन्म हुआ। सभ्यता और संस्कृति के साथ ही घर का भी जन्म होने लगा। अब घर का जन्म हुआ तो वैसे ही उसमें उस झुग्गी झोपड़ी को बनाने के पीछे जो आप सिद्धांत कह सकते हैं या जो आवश्यकता कह सकते हैं, उसको हम इन बिंदुओं के द्वारा अधिक स्पष्टता से समझेंगे। जैसे देखिए कि घर बनाने की आखिर आवश्यकता उनको क्यों हुई होगी, ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से घर की उत्पत्ति हो गई।
पहला रीजन था सुरक्षा, क्योंकि खूंखार जानवरों से या मौसम से या अपनी मेंटल स्टेट से बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले सुरक्षा की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के मौसमों ऋतुओं में पर्यावरण से अपने शरीर के अनुकूलन के लिए घर का होना आवश्यक हो गया। क्योंकि आप देखते हैं कि जाड़े का मौसम हो या अधिक गर्मी हो या फिर बारिश का मौसम हो, किसी भी समय एक व्यक्ति के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है ना, उसमें से मकान की आवश्यकता जरूर तीसरे नंबर पे आती है, पर वो मूलभूत आवश्यकता है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। और सभी मौसमों में एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का काम एक घर देता है, इसलिए घर की आवश्यकता का जन्म हुआ। दूसरी चीज थी, दूसरा रीजन था सामाजिक सुरक्षा का, कि समाज से सुरक्षा के लिए, समाज मतलब बाहरी वातावरण में जो जीव थे, जो जानवर थे या जो लोग थे, उनसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और चूंकि समाज बन रहा था, सभ्यता बन रही थी, नई पीढ़ियों का जन्म हो रहा था, जो नए जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, तो वैसे में उन परिस्थितियों में भी अपनी एक प्राइवेसी डेवलप करने के लिए वो बहुत आवश्यक बन गया था कि घर का होना जरूरी है। क्योंकि परिवार की जो परिभाषा है वो वहीं से स्टार्ट हो रही थी। वहीं मानसिक सुरक्षा की हम बात करें तो उसका रीजन ये है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे में होता है तो स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। उसी प्रकार से व्यक्ति जो है अपने, अब आप खुद सोच के देखिए कि आप दिन भर काम करके थके रहते हो, आप कहीं बाहर रहते हो तो आपके दिमाग में बना रहता है कि आपको घर जाना है, आपको घर जाना है, समय से घर पहुंचना है। क्यों? क्योंकि वो वह स्थान है जहाँ पर आपको मेंटल पीस मिलता है, जहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलती है। दुनिया में किसी के लिए अगर सबसे प्रिय स्थान कोई होता है तो उसका अपना घर होता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। तो इन तीनों सुरक्षा कारणों की वजह से घर की आवश्यकता ने जन्म लिया। अगला पॉइंट है स्थायित्व का, यानी कि एक स्थान पर टिके रहने के लिए भी घर महत्वपूर्ण था। अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में किस तरीके से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहा करते थे। तो जब धीरे धीरे पशुपालन और खेती शुरू हो गई तो एक स्थान पे रुक करके रहना और एक घर बना करके रहना इम्पॉर्टेंट बन गया। स्थायित्व प्रदान करने के लिए घर का होना जरूरी था। क्रियाशीलता मतलब देखिए, घर एक ऐसा स्थान है जब आप घर से बाहर निकलने के बाद दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने क्रिएटिव एबिलिटीज का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो अपने मस्तिष्क को आराम देने और नई क्रियाशीलता के आइडियाज को जन्म देने के लिए, ठीक है, आपको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां पर आप शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हो। तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके घर की आवश्यकता यहाँ पर जरूरी हो जाती है। आपका घर आपकी क्रियाशीलता की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। अभिव्यक्ति, अपनी क्रियाशीलता, अपनी सोच, अपने विचारों के प्रकटीकरण के लिए अगर कोई स्थान है तो वो आपका घर है। उदाहरण के तौर पर जैसे अब आपको पसंद है कि आपके घर की वॉल व्हाइट हो या पीले रंग की हो, तो आप अपने घर की ही वॉल पीली और सफ़ेद करवा सकते हैं, पड़ोसी के घर की वॉल को नहीं करा सकते, क्योंकि उसके घर की वॉल को पेंट कराने का जो छूट है वो आपको नहीं है। आप अपने घर की वॉल अपने मनपसंद कलर के अनुसार कलर करवा सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? जैसे देखिए, अपने घर के अंदर आप अपनी पसंद के पर्दे लगा सकते हो, अपने पसंद का फर्नीचर रख सकते हो, अपने पसंद का भोजन बना सकते हो, लेकिन किसी दूसरे के घर में आपको ये स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसका एहसास विशेष तौर पर लड़कियों को होता है, क्योंकि जब वो शादी करके अपने पति के घर में जाती हैं तो ये अधिकार कि अपने उस घर को अपने अनुसार सजाना है, वो अधिकार मिलते मिलते बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है, क्योंकि दो पीढ़ियों के बीच के सामंजस्य की बात होती है, बहुत आसान नहीं होता है। तो दूसरे परिवार को अपना परिवार बनाना, दूसरे के घर को अपने घर जैसा ट्रीट करने का जो समय होता है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत समय लगता है। तो इसका एहसास विशेष तौर से लड़कियों को होता ही है अपने जीवन में।
अपनी अभिव्यक्ति का वह स्थान है जहाँ पर आप अपने विचार, अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करते हो। संग्रह स्थल, व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ कमाता है, कुछ खरीदता है, कुछ संकलन करता है, वो कहाँ लेके आता है? अपने शहर की धर्मशाला में नहीं, वो अपने घर में सजाता है। आप कहीं घूमने जाते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ अपने घर के ड्राइंग रूम के लिए ये ले लेते हैं, हाँ अपने किचन के लिए ये ले लेते हैं। भाई आपका पूरा घर जो है वो आपके पसंद का एक संग्रह स्थल ही तो है। आपको जो कुछ भी पसंद आता है आप उसको संग्रहित करते हो और अपने घर में सजाते हो। मनोरंजन स्थल, आपको खुशी, प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त होती है? आपके घर से प्राप्त होती है। आपका घर ना आपके लिए एक अपनेपन का एहसास प्रदान करने वाला स्थान है, ठीक है। आपका घर जो है वो आपको इतनी आत्मीयता प्रदान करता है, इतनी सिक्योरिटी फील कराता है कि आप अपने घर को बहुत ही कह सकते हैं कि अपना स्वर्ग महसूस कर सकते हो, है ना। हर कोई अपने घर को अपने स्वर्ग जैसा महसूस करता है कि दुनिया का सारा आराम, सारी जो व्यवस्था है एक तरफ और आपका घर एक तरफ। अब देखिए संस्कृति की सुरक्षा। संस्कृति क्या है? संस्कृति कल्चर हमारा वो है जो हमारे पूरे समाज को नियंत्रित करता है। जो परंपराएं, रीति रिवाज, व्यवस्था, नियम, ये सारे हमारे समाज को जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने के साधन हैं, ठीक है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मान्यताएं हैं, क्या रूढ़ियां हैं, ये सारी चीजें हमारे समाज को किसी न किसी रूप में नियंत्रित करने का काम करती हैं। और वैसे ही हमारा परिवार भी ना हमें हमारी संस्कृति पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है और वो स्थान भी देता है। भाई हम दिवाली मनाते हैं, हम अभी देखिए रामलला के जो मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने संस्कृति, अपने विचार, अपने आराध्य, उन सभी के लिए अपनी भावनाओं को लेकर के कितने उत्सुक हैं कि हम अपने घर को सजाएंगे, दीपावली को मनाएंगे। गाना भी बहुत तेजी से वायरल है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, है ना। तो सभी लोग अपने अपने अंगने को सजाने के लिए लालायित हैं। तो वो अंगना क्या है? वो अंगना आपका घर है जहाँ पर आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने विश्वास, इन सभी चीज़ों को सुरक्षित रख रहे हैं। विश्राम स्थल, दिन भर का काम करने के बाद लास्ट में जब आप थकते हो तो आपको आराम आपके घर में ही मिलता है। अपने बिस्तर पर ही चैन की नींद आती है। अनुकूल वातावरण, भाई अपने घर में इंसान चाहे जैसे रहे, ना कोई रोक टोक, ना कोई बंधन, तो आपका घर क्या है? आपके लिए एक अनुकूलित स्थान है। सामाजिक गुणों का विकास, आपका घर, आपका परिवार, ये आपको समाज में रहने के लिए आपका सामाजिकरण करता है, आपको सामाजिक नियमों, कानूनों, व्यवस्थाओं का ज्ञान कराता है और आपको उसके लिए अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो आपका घर ही है जो आपको समाज में जीवन जीने के लायक बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? भाई समाज में इंसान जाता है तो समाज में जीता है? नहीं, आपका घर भी क्या है? एक छोटा सा समाज के जैसा ही है। जैसे कि जो विशेषकर एकाकी परिवार को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपका जो संयुक्त परिवार में अगर आप रहते हैं या अपने पास पड़ोस रिश्तेदार में अगर आप देखते हैं तो एकाकी परिवार का नहीं, संयुक्त परिवार का जो सिस्टम है वो एक लघु समाज के रूप में ही है। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की असुविधा, दुख, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के साथ हंसना, खेलना, बातें करना, एक दूसरे के सेंटिमेंट का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमें समाज में करनी है। हमें भी वहाँ पर एक सुनियोजित व्यवहार करना है और परिवार में भी हमें एक सुनियोजित व्यवहार करना है। तो परिवार में रहते हुए ही हम सीखते हैं कि हमें दूसरों के साथ बात कैसे करनी है, हमारा शिष्टाचार क्या है, कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है, बड़ों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, छोटों के साथ क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें परिवार से ही सीखने के लिए मिलती हैं। तो यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति के जीवन में जब से घर आया है तब से वो बाहर नहीं जा पाया है। भाई इंसान घर के अंदर है, ठीक है, घर कहीं जाता नहीं है। जो व्यक्ति घर से बाहर गया है उसने भी अपने परिवार को, अपने घर को सबसे ज़्यादा मिस किया है। तो घर है, वो आपका आवास, वो आपका घर
वो आपका मकान, वो सब कुछ है, लेकिन सबसे सुंदर शब्द है आपका अपना घर, जिसको बनाना कैसे है इसके बारे में भी हमें सोचना है कि आपका घर, भाई अभी आप अपने मम्मी पापा के घर में रह रहे हो या अपने पति के साथ, अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने पति के साथ रह रहे हो, लेकिन कभी आपने ये कल्पना की ही होगी कि आपका घर कैसा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसके पेंट कलर कैसे होंगे, वो दिखने में कितना अच्छा दिखना चाहिए। तो इन सारी विचारों पर, इन सारी बातों पर जब आप सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में न जाने कितनी कल्पनाएं घूमती रहती हैं, है ना। तो उन सबको पूरा करने के पीछे बहुत सारे सिद्धांतों पर भी हमें बात करनी है, कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें घर बनवाना चाहिए। अरे ये भी आपको आपके चैप्टर में पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपका आवास का जो ये चैप्टर है उसमें आपको इसके बारे में समझना है। अभी मैंने आज की क्लास में आपको ये बताया कि एक घर क्या है और घर की आवश्यकता होती क्यों है, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगी कि घर और मकान में भेद क्या है, और भी बाकी जो पॉइंट्स आपके सिलेबस के हैं वो हम अगली कक्षाओं में, अगली क्लासेस में एज ए सीरीज आपको लेकर के चलेंगे, और आप अपने सिलेबस को ऐसे ही कंप्लीट करते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए। आप क्लास करते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको इससे कुछ मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे काम करने के लिए थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपको मेरी भी बात कुछ समझ में आ रही है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। सो प्लीज़ डू दिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।